हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड के एनएफओ के बारे में, जो कि 6 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में खुला हुआ है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अपनी डिस्कशन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करें कि भाई क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट फंड होते हैं वो ज्यादातर जो सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस भी देश में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जीडीपी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम अपने पास्ट को देखें और अपनी नॉमिनल जीडीपी की रफ्तार को देखें, नॉमिनल जीडीपी मतलब कि जो रियल जीडीपी की ग्रोथ है उसमें अगर हम एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन को ऐड कर दें तो वो नॉमिनल जीडीपी बन जाती है। तो अगर हम पिछले 40-50 साल की हिस्ट्री देखें, जैसे कि 80s की बात करें, तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 14.9% से बढ़ी थी। और इस बीच में काफी सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी, एक बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट संभाली थी, तब भी हमारी जो जीडीपी है 14.9% से बढ़ी थी। फिर 1990 का दौर अगर हम बात करें तो उसमें ग्लोबल ऑयल क्राइसिस था, गल्फ वॉर की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, लेटर ऑन एक कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इस बीच में भी हमारी जो जीडीपी है 15.3% एनुअल एवरेज से बढ़ी थी। फिर 2000 से 2009 के पीरियड की बात करें तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, फिर भी हमारी जो जीडीपी है 11.8% से बढ़ी थी। इसमें गुजरात में वायलेंस हुई थी, 9/11 का एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, डॉट कॉम बबल आया था, और इस दशक के अंत होते होते लीमन जो क्राइसिस आया था, तब भी हमारी जीडीपी ने ग्रो किया था। और 2010 से 21, आइडियली ये 2010 से 2019-20 होना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से वो एक अबनॉर्मल ईयर था। तो ये जो कैलकुलेशन है 2010 से 21 के बीच में की गई है, इसमें भी हमारी जो जीडीपी है 12.4% एनुअल एवरेज से बढ़ी है। और इसमें भी बहुत सारे स्कैंडल हुए थे, कोल स्कैंडल हो, इसके अलावा जो कोविड 19 हमने देखा, डीमोनेटाइजेशन देखा, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन देखा, और रशिया यूक्रेन वॉर देखा। तो इन सब के बाद भी हमारी जो जीडीपी है वो 12.4% से बढ़ी है। तो यानी कि हिस्ट्री ये बताती है कि भारत ने सभी शॉक को झेलते हुए भी अपनी जीडीपी को अच्छे से बढ़ाया है। तो ये तो हो गई पास्ट की बात। तो फ्यूचर की अगर बात करें तो 2023 से 27 के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, 6.5% एनुअल एवरेज से। उसमें अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़ दें 4 से 6% भी, तो भी हमारी जीडीपी आराम से 10%, नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो 10% से ज्यादा बढ़ेगी। और ये किसी भी दूसरे देश से बेटर है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाइना, सऊदी अरेबिया, कोरिया। तो हमारा पास्ट भी अच्छा रहा है और फ्यूचर भी हमारा ब्राइट लगता है। तो ये तो बात हो गई अगले 5 साल की, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 2050 में एक गोल्डमैन सैक्स के जो एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। 1980 में हम 13वीं इकोनॉमी थी, 1980 से 2000 के बीच में, उसके बाद हमने एक छलांग लगाई और अब हम आज की डेट में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और 2050 तक तीसरी, और 2075 तक तो ऐसा बताया जा रहा है कि हम यूएस को भी पछाड़ करके दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो हमारा देश लगातार ग्रो होने वाला है। हमारी डेट टू जीडीपी जो रेशो है वो काफी कम है दूसरे कंट्री के मुकाबले में। तो हम उधार लेकर के, यानी कि हमारी गवर्नमेंट लीवरेज के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो ओवरऑल सोवरेन जो गोल्ड सिक्योरिटी में इस डेट फंड का प्लान है इन्वेस्ट करने का, तो हमारी सरकार को लगातार पैसे की जरूरत होने वाली है, हमारे पास ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर भारत का फ्यूचर इतना ही ब्राइट है तो क्यों ना हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि इक्विटी तो हमेशा डेट से अच्छी रिटर्न देती है पॉजिटिव सिनारियो में।
तो डेफिनेटली आपको इक्विटी में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी चाहिए कि असेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर असेट क्लास के अपने फायदे होते हैं। तो जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें लार्ज कैप इक्विटी फंड तो डेफिनेटली होना चाहिए अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आपको अच्छे लगते हैं कंट्री के, लेकिन साथ साथ में आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड भी होने चाहिए, ताकि कोई अगर सरप्राइजेस आए तो आपकी कोई फिक्स्ड इनकम हो। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में भी करना चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड भी होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस एज ब्रैकेट में है, आपका असेट एलोकेशन जरूर होना चाहिए। आप एक ही असेट पे रिलाई नहीं कर सकते। तो इक्विटी में तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको डेट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अभी तक की डिस्कशन से आप ये समझ गए हैं कि भाई हाँ, हमें इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और डेट में भी करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश का फ्यूचर इतना ब्राइट है, तो आगे आने वाले टाइम में तो हमारे इंटरेस्ट रेट और भी अच्छे होंगे। तो ये बेटर नहीं है कि जब हमारा कंट्री और अच्छा करे तब हमें डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। अगर आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए, तो 1980s में यहाँ पे जो 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट होते थे, वो 12.4% होते थे, जो कि आज की डेट में, जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बड़े हैं, तब भी 3.6% के आसपास है। साउथ कोरिया का एग्जांपल अगर लोगे, तो 2001 में 7.1 था और आज की डेट में 3.7 है। और इस बीच में साउथ कोरिया की जो जीडीपी है लगातार बढ़ी है। मलेशिया की जीडीपी अगर आप देखोगे, वो भी 1999 से 2022 में बढ़ी है और इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म के कम हुए हैं। और इंडिया में भी, जहां 1998 में 12.2% हमें 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट मिलता था, आज की डेट में 7.3% रह गया। और ये भी तब है जबकि अभी पीछे इसमें काफी वृद्धि हुई है। अभी पीछे तो ये 5.5-6% तक भी चला गया था। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, जैसा कि इंडिया के केस में उम्मीद है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट आपको घटते हुए दिखाई दे। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि हमें इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेट में भी, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेंगे। तो बेटर है कि अभी के लिए हम अपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ब्लॉक कर लें। खास करके अगर आप मिड करियर एज में है, 40 साल के आसपास हैं, तो आप अपने रिटायरमेंट प्लान को बिना किसी अनसर्टेनिटी के प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी तो लगातार इंटरेस्ट रेट और बढ़ रहे हैं, और आरबीआई आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक इन्फ्लेशन 4% तक नहीं आएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं आएगा, हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे तो अगर मैं अभी इन्वेस्ट करता हूं तो बॉन्ड वैल्यू गिर जाएगी, और फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं उसका मुझे फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए देखो, कभी भी आप पीक पे वेट करेंगे तो आपको पता नहीं है कि पीक कब आएगा। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखें, तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे फेड रिजर्व हो, यूके का बैंक हो, ये आप जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उसमें कमी आने लगी है। और अगर हम रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन देखें, तो ऐसा माना जा रहा है कि यूके में शायद ये 0.75% और बढ़ेगी मैक्सिमम, यूएस में 0.5%, इंडिया में 0.25%। तो ज्यादातर कंट्री ये मान रहे हैं कि लगभग हम पीक के आसपास हैं। ऑब्वियसली हम पीक को टाइम नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि भाई और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांस है, तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से हो सकता है कि अब लगातार इन्फ्लेशन कम हुआ है, 2 महीने से लगातार भारत का भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हो जाएं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हो गए, उस टाइम पे अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल में बुक करते हो, या जो आप बॉन्ड की वैल्यू है वो प्रभावित हो सकती है। तो अगर आप और वेट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट और बढ़ते रहेंगे, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा यही होता है कि भाई पीक को पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो बेटर है कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुके हैं और ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब हमें ये समझ आ चुका है कि भाई डेट में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए, और पीक इंटरेस्ट रेट का भी मोटा मोटी ज्यादा वेट करने का रिस्क भी हो सकता है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म डेट फंड में ही करना है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन जो एच डी एफ सी एम सी का म्यूचुअल फंड है उसमें ही क्यों करें।
हम पीपीएफ में क्यों ना करें, किसी एंडोमेंट प्लान में क्यों ना करें, या टैक्स फ्री बॉन्ड में क्यों ना करें अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। तो सबसे ज्यादा जो फायदे हैं, एक तो ये आपको लिक्विडिटी देता है, यानी कि ओपन एंडेड स्कीम है। अगर आपको सडनली पैसे की जरूरत होती है तो आप आराम से बेच करके निकल सकते हैं। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कोई कैप नहीं है, आप आराम से जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो उतना कर सकते हैं। आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल से ज्यादा इसमें होल्ड करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो स्लैब रेट से कम आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो ये सभी फायदे हैं। हालांकि इसमें जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक्ड होगी, दूसरे टूल में हो सकता है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाए। तो अगेन आपको थोड़ा सा अब मतलब सभी इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के भी अपने फायदे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब अगर हम स्पेसिफिकली एचडीएफसी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन डेट फंड के बारे में बात करें कि भाई क्या इस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इसके कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो जो ये एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर है, ये 6 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में खुला हुआ है। तो इस पीरियड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े दिनों में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, और आप एक जैसे एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से एक नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये विंडो मिस कर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बस मिस कर जाएंगे, क्योंकि एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो कुछ दिनों में ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे भी आप जैसे एक रेगुलर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस तरह से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 17 जनवरी एक जस्ट आप न्यू फंड ऑफर में डालना चाहते हैं तो उसी के लिए है, लेकिन बाद में भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है, यानी कि आप कभी भी घुस सकते हैं, कभी भी इससे निकल सकते हैं। और ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, ज्यादातर ये सॉवरेन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें डालेंगे, और ये अपना जो मैकोले ड्यूरेशन है यानी कि जो रिडम्पशन की ड्यूरेशन है उसको 7 साल से ज्यादा रखेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म रखने की कोशिश करेंगे। और इस फंड को मैनेज करने वाले व्यक्ति होंगे शोभित मेहरोत्रा, जो कि हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम है एचडीएफसी एएमसी में, और इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये व्यक्ति इस फंड को संभालेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसके अलावा कोई हमें और ऑप्शन है, तो ये छठा ऐसा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है भारत में। इससे पहले अगर हम सबसे बड़े फंड की बात करें जिसमें कि सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, वो निप्पॉन इंडिया का निवेश लक्ष्य है, जो कि पिछले 4 साल की हिस्ट्री है, यानी कि 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। सबसे पुराना फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल का एबीएसएल लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी आपको मिलेगा, एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन भी मिलेगा, और एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड मिलेगा, जो कि अभी पिछले 1 साल में ये तीनों फंड लॉन्च किए गए हैं। तो इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक अब अगर आपको एचडीएफसी पे ज्यादा भरोसा है तो आप इनके भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेट फंड में नॉर्मली इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, तो आपको जो भी अच्छा लगे। हालांकि जैसे अगर आईसीआईसी की बात करें तो उनका 91% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है, 9% कॉर्पोरेट में है। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली में एचडीएफसी जो एम्स लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है, ये कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखता है, कितना कॉर्पोरेट में रखता है, तो आप और भी वेट कर सकते हैं, और इसके जब ये मार्केट में अवेलेबल होता है एनएफओ पीरियड के बाद अलॉटमेंट हो जाती है, तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में जैसे इंटरेस्ट रेट पीक हो रहे हैं, तो आपको शायद थोड़ा सा अपना जो असेट एलोकेशन है, पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन डेट फंड में करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।